नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह का यह दावा आधारहीन है? आतिशी ने पहले भी कहा कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। कुछ दिनों के बाद मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया, विधायकी भी छोड़ दी, पार्टी भी छोड़ दी। तो क्या इस बार भी आतिशी का अंदेशा सही होने वाला है? इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि मोदी सरकार के 10 साल में सरकार गिराने और पार्टी तोड़ने के कौन कौन से नए तरीके आजमाए गए, और इस पर भी कि मोदी सरकार की शुरुआत ही राष्ट्रपति शासन लगाने से होती है, उसकी बात अब क्यों नहीं होती है? क्यों राष्ट्रपति शासन का रास्ता छोड़कर विपक्ष की सरकारों को गिराने और विपक्ष को खत्म करने का नया रास्ता खोजा गया? आखिर तक यह वीडियो देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे मोदी राज में विपक्ष की सरकारों को लंगड़ी लगाई जाती रही ताकि वे दौड़ते ही गिर जाएं। पहले आतिशी सिंह का बयान सुनते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली में अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें उपराज्यपाल भी एक तरह से सरकार चलाते हैं। नौकरशाही पर उनका ही नियंत्रण है, तो फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाए? जब एक मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा सकता है, मंत्री को इस्तीफा देने की प्रेरणा दी जा सकती है, तो सरकार बर्खास्त करने की बात कल्पना से बाहर भी नहीं हो सकती। हम बस ये कह रहे हैं कि दिल्ली में एक तरह से सरकार तो एलजी भी चला रहे हैं, तभी तो वे मंत्रियों को बैठक में बुलाते हैं, उनके साथ बैठकें करते हैं और आजकल बयान भी दे रहे हैं कि मंत्री बैठक में नहीं आते हैं। बयान यह भी दे देते हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा, हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। जबकि इस्तीफा देने की याचिका कोर्ट में ही कई बार खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने इस सवाल को सुनने लायक ही नहीं समझा कि जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जो यह कहता हो कि जेल होने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। इसी कारण दिल्ली हाईकोर्ट अब तक 3 ऐसी याचिकाओं को खारिज कर चुका है जिनमें मांग की गई थी कि केजरीवाल इस्तीफा दें। पूर्व आप विधायक संदीप कुमार की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया। क्या इसके बाद भी उपराज्यपाल दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहेंगे? उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर शिकायत की है कि दिल्ली सरकार के मंत्री बैठकों में नहीं आ रहे हैं जिसमें वे उन्हें बुला रहे हैं। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले 1 हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है।
तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। मोदी सरकार में राज्यपाल खुद को सरकार भी समझने लगे हैं। इसके कई प्रमाण आपको दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने तो एक मंत्री को शपथ दिलाने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने वैसी वाली कड़ी फटकार लगाई जैसी रामदेव को लगाई गई थी, तब जाकर राज्यपाल जी माने और मंत्री को शपथ दिलाई गई। आर.एन. रवि ने तो एक मंत्री को बर्खास्त भी कर दिया और सूचना सार्वजनिक कर दी, मगर बाद में अपना फैसला वापस भी लिया। तो मोदी सरकार के 10 साल में राज्यों की जो सक्रियता बढ़ी है, वो सीधे राष्ट्रपति शासन लगाने से अलग होते हुए भी एक तरह से सरकार चलाने के प्रयास के रूप में देखी जा सकती है। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां राजभवन बीजेपी की गतिविधियों का अड्डा बन गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल तो 3-3 साल से विधानसभा के पास किए हुए विधेयकों पर बैठे रह गए। यही वो संवैधानिक संकट है जिसकी बात विपक्ष करता है, और गोदी मीडिया कभी इसे लेकर प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करता है। इसलिए कहता हूं कि हमारे वीडियो को खुद भी देखिए और आम लोगों को बुला बुलाकर दिखाइए, वक्त कम बचा है। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने 4 बिलों को मंजूरी नहीं दी। यह भी कह दिया कि 19 और 20 जून 2023 के जिस सत्र में ये बिल पास हुए हैं वो अवैध है। इस पर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को फटकार लगाई और कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, आप सरकार के संसदीय रूप को ही खतरे में डाल रहे हैं, आप स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार स्पीकर का है। राज्यपाल नहीं कह सकता है कि सत्र अवैध था तो मैं बिल को मंजूरी नहीं दूंगा। उसी समय तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में भी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में ही, जो 12 बिल को मंजूरी नहीं दे रहे थे। एक बिल तो 3.5 साल से उनकी मंजूरी का इंतजार कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस पर नहीं बोलते, कभी भी अपने राज्यपालों से नहीं कहते कि उन्हें संवैधानिक व्यवस्था में उस तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिस तरह से कांग्रेस के समय किया जाता रहा है। जब तक आप इन करतूतों को नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप नहीं समझ सकते कि आतिशी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है। आतिशी ने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है। अगर आप इस बात को किनारे भी कर दें और देखें कि मोदी राज में विपक्ष की सरकारों के ऊपर राज्यपाल किस तरह कुंडली मारकर बैठ गए हैं, तब आपको हैरानी नहीं होगी। दिल्ली के संदर्भ में जिस तरह से उपराज्यपाल को सरकार की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है, आप कह सकते हैं कि इस समय ही उपराज्यपाल सरकार में हिस्सेदार भी हैं, यानी यहां अर्धराष्ट्रपति शासन सा लागू लगता है। क्या कभी आपने अर्धराष्ट्रपति शासन सुना है? गौर से देखिए तो दिल्ली में सेमी प्रेसिडेंट रूल ही है। सरकार बर्खास्त मत करो, सरकार को चलने से रोको और सरकार को चलाते रहो। जहां भी विपक्ष की सरकार है, राज्यपालों ने विधानसभा के पारित विधेयकों को मंजूरी देने में कई महीने से लेकर कई साल लगाए। विधानसभाओं ने फिर से उन्हीं विधेयकों को पास किया, तब भी मंजूरी नहीं दी गई। इस तरह राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय मोदी सरकार ने सेमी प्रेसिडेंट रूल का एक नया रास्ता खोज लिया, जिस पर राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांतकार कम बात करते हैं। जैसे हिंदू सुख होता है, वैसे ही यह मोदी सरकार का राज सुख है। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, केंद्र ने कई तरह से सरकार को बाधित किया है। अगर यह उदार सरकार होती तो चुनी हुई सरकार को और अधिक अधिकार देती, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर उपराज्यपाल को बिठा दिया गया, उनके अधिकारों की कटौती ही हुई। राजभवन का हस्तक्षेप जब बढ़ने लगा, तब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। 2015 में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि दिल्ली में सर्विसेज यानी नौकरशाही पर उपराज्यपाल का नियंत्रण रहेगा।
दिल्ली सरकार की चुनौती के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की। 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसले में दिल्ली और केंद्र के बीच के रिश्ते को परिभाषित किया, स्पष्ट किया। यह फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में माना गया, मगर सर्विसेज के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने मई 2023 में अलग से फैसला दिया। इस पीठ को इस बारे में फैसला देना था कि दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारिणी नियंत्रण किसका होगा। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का मॉडल अपने आप में एक अलग मॉडल है और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसा नहीं है। संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला दिया कि सर्विसेज के विनियमन की शक्ति दिल्ली सरकार के पास है। इसमें कहा गया कि केंद्र के विषय जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन पर दिल्ली सरकार का केवल नियंत्रण नहीं होगा, मगर बाकी अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार का रहेगा। लेकिन केंद्र सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। 3 महीने बाद ही द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट पास कर सर्विसेज के मामलों को उपराज्यपाल के अधीन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। दिल्ली की हालत यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं उनकी बैठकों में मंत्री नहीं आ रहे और दिल्ली की मंत्री कह रही हैं कि उनकी बैठकों में अफसर नहीं आ रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार कैसे चल रही है? केंद्र के गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2023 एक्ट के अनुसार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल होते हैं। इस प्राधिकरण का काम है उपराज्यपाल को सुझाव देना कि किस अफसर का तबादला होना चाहिए और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मगर उपराज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दे दी गईं, यानी उपराज्यपाल ही अफसरों के अफसर हो गए। अब यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास है। जुलाई 2023 में इसे 5 जजों की संविधान पीठ के सामने भेज दिया गया। सुनवाई के शुरू होने और फैसले का इंतजार हो रहा है। जुलाई 2023 में दिल्ली सरकार ने मांग की कि उसकी याचिका को अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने की सुनवाई के ऊपर प्राथमिकता मिले, मगर चीफ जस्टिस की बेंच ने ऐसा करने से मना कर दिया। कहा 370 के फैसले के बाद ही इस मामले को देखा जाएगा। दिसंबर 2023 में 370 पर कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें कोर्ट ने 370 के निरस्त किए जाने को वैध बताया है। फरवरी 2024 में जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासात ने कहा कि इस केस पर सुनवाई हो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा मुझे इस केस का ध्यान है। हम अब अप्रैल में आ गए हैं, आधा अप्रैल बीत भी रहा है, तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा? आखिरी चीज हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। विभव कुमार मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव हैं। उनके यहां भी ईडी ने दबिश दी है। 8 अप्रैल को पूछताछ हुई, लेकिन जिस तरह से विजिलेंस विभाग ने 2007 के मामले में विभव के खिलाफ दर्ज केस के आधार पर पद से हटाया है, उससे संदेह और गहरा होता है। खबरों के मुताबिक 2007 में नोएडा में विभव और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर हुई थी कि वे हिंसा कर रहे थे, सरकारी अधिकारी को उसका काम नहीं करने दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से छापा है कि जब यह एफआईआर हुई तब विभव कुमार नोएडा में एक प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। इस घटना से कोई भी समझ सकता है कि राजनीति कहां पहुंच गई है। क्या किसी और राज्य में विजिलेंस विभाग मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटा सकता है? 2014 के बाद बीजेपी के किस सरकार में विजिलेंस विभाग ने ऐसा किया है? धरना प्रदर्शन में भाग लेने पर असंख्य लोगों पर एफआईआर हो जाती है। क्या इस आधार पर किसी को पद से हटाया जाएगा, नौकरी से अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो क्यों न माना जाए कि पिछले दरवाजे से नौकरशाही को भी हांका जा रहा है। नौकरशाही किसी और के इशारे पर काम कर रही है। अगर इस तरह से हटाया गया तब तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना अपराध हो जाएगा। यही आपको समझना है।
घोषित रूप से कुछ भी नहीं किया जा रहा है, मगर हर चीज को, पुराने पुराने मामलों को निकालकर अपराध के रूप में पेश किया जा रहा है। यह अति के छोर पर पहुंच चुका है। इसलिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के संवैधानिक न्याय खंड में इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही है। कांग्रेस लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी अखबार उठाकर देखिए, हर जगह खबरें तो मिल जाएंगी, लेकिन कोई आपको इस तरह से नहीं बताएगा। आतिशी सिंह कहती हैं राष्ट्रपति शासन लग सकता है, मुख्यमंत्री के निजी सचिव को विजिलेंस डिपार्टमेंट पद से हटा देता है। इसके आगे पीछे कितनी बातें हुई हैं और होती चली आ रही हैं, जब आप उन्हें सामने रखकर देखते हैं तब दिखती है असली तस्वीर। इसलिए अगर आप अपना भला चाहते हैं तो मेरी एक बात मानिए, हिंदी के अखबारों से अभी नाव और इसी वक्त दूर हो जाइए। इनकी खबरें इसी तरह लिखी जाती हैं ताकि आप कुछ भी ना समझ सकें और वर्षों तक इन्हें पढ़ने के बाद भ्रम में रहें कि अखबार के आप पाठक हैं और जानते हैं। अब हम आते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की बात पर। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे राजभवन के सहारे विपक्ष की सरकारों में बीजेपी राज सुख भोग रही है। राज्यपालों के हस्तक्षेप से लगता है कि सेमी प्रेसिडेंट रूल लग गया है। अब हम बताते हैं उन दो प्रसंगों के बारे में जब मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था। 26 जनवरी 2016 की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी की रात उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बर्खास्त कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया को अवैध माना, कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने राज्यपाल के लिए हुए सभी फैसलों को रद्द करते हुए वहां कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल कर दी। कोर्ट में मोदी सरकार की एक भी दलील नहीं टिक पाई। यह पहली बार हुआ था कि नई सरकार को हटाकर पुरानी सरकार बहाल करने के आदेश जारी किए गए। किसी राज्य में मौजूदा सरकार को हटाकर पुरानी सरकार बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट का यह पहला आदेश है। 14 जनवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र तय था, लेकिन राज्यपाल जेपी राजकोवा ने दिसंबर में ही विधानसभा का सत्र बुला लिया। स्पीकर को हटाकर नया स्पीकर चुन लिया गया और केंद्र को रिपोर्ट भेज दी गई, जिस पर दस्तखत कर दिया प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी ने केंद्र को दोबारा विचार करने के लिए भी नहीं कहा और साइन कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को गिराने के लिए अरुणाचल प्रदेश वाला एक्सपेरिमेंट घातक हो सकता है और कोर्ट को अधिकार है कि वह वक्त को पीछे ले जाए, यानी पहले वाली स्थिति बहाल करे। कोर्ट ने सत्र को समय से पहले बुलाने के बारे में कहा कि क्या गवर्नर जब बोर होने लगेंगे तब एक्साइटमेंट के लिए वे विधानसभा का सत्र बुला लेंगे। गवर्नर का तर्क था कि उनके फैसले जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं हैं। इस पर जस्टिस केहर ने कहा, यदि लोकतंत्र का कत्ल हो तो कोर्ट चुप कैसे रह सकती है। जस्टिस केहर ने कहा, यदि लोकतंत्र का कत्ल हो तो कोर्ट कैसे चुप रह सकती है। नई सरकार बर्खास्त कर दी गई और यह पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को फिर से बहाल किया। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं करते हैं और ना कोई याद दिलाता है। सोचिए, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 2 साल के भीतर यह काम शुरू कर दिया, जिसका अंजाम या व्यवस्थित रूप आज आप देख रहे हैं। लोकतंत्र का कत्ल आज भी जारी है, बस कत्ल का हथियार बदल दिया गया है। ईडी के छापे के डर से या छापे के बाद विपक्ष के विधायक सांसद कांग्रेस छोड़ने लगे, शिवसेना के विधायक शिवसेना छोड़ने लगे और एनसीपी के विधायक एनसीपी छोड़ने लगे। ईडी ने जिनके यहां छापे मारे उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी फोटो खिंचाते हैं, वो अब बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं। प्रफुल्ल पटेल के बारे में हमने आपको एक अलग से वीडियो में विस्तार से बताया है, उसे जरूर देखिए। ईडी ने कांग्रेस के डीके शिव कुमार के खिलाफ फर्जी केस बनाया। वे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उसे रद्द कर दिया। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकारें गिरा दी गईं
अरुणाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी यही हुआ। चुनी हुई सरकार गिरा दी गई। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार बहाल की थी। कहा था राष्ट्रपति राजा नहीं होता है, लेकिन लगता है अब राज्यपालों को राजा की जगह नया सामंत बना दिया गया है। सेमी प्रेसिडेंट रूल की अवधारणा को समझने की जरूरत है। ये बिल्कुल साफ है कि भारत के संविधान के तहत किसी सरकार की मेजॉरिटी होते हुए, किसी सरकार के पास जब उनके हाउस का कॉन्फिडेंस होता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 2016 में भी उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट ऑर्डर किया था और सरकार के पास फ्लोर टेस्ट में कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेस होने के बाद राष्ट्रपति शासन के आदेश को खारिज कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि अगर आप ये राजनीतिक साजिश करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के स्पष्ट जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली में सरकार की तरह कभी चली ही नहीं। हर समय इस सरकार पर छापों का खतरा मंडराता रहा। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के यहां जितने छापे पड़े हैं, इसके विधायकों के यहां जितने छापे पड़े हैं, अगर इसका 25% भी बीजेपी सरकारों के मंत्रियों और बीजेपी के विधायकों के यहां छापे पड़े होते तब मान लिया जाता कि एजेंसियां निष्पक्ष हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है या आतिशी सिंह का केवल आरोप हो सकता है, लेकिन यह तो आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली की सरकार को कैसे चलने से समय समय पर रोका जाता रहा है। ये सारी बातें आम आदमी को समझने की जरूरत है। ये मुश्किल बातें नहीं हैं। इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 10 की बजाय 100 लोगों को दिखाइए, वो भी समझेंगे और आप भी समझ जाएंगे कि खेल किस तरह से खेला जा रहा है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।